बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया सा टॉपिक फिजिक्स का क्लास 11 का, और उसका नाम होगा काइनेमेटिक्स। हम इसे अक्सर मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं, है ना, और रेक्टिलिनियर मोशन भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो आज एक टॉपिक पढ़ेंगे, बेहतरीन सा टॉपिक है। इसमें कुछ कंटेंट पढ़ेंगे, मतलब पूरा तो टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, जो इसके बेसिक जो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इस काइनेमेटिक्स या मोशन इन स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करने के लिए जरूरतमंद होगी बच्चों, वो हम यहां पर आज क्या करेंगे पता है, डिसाइड करेंगे, डिफाइन करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे और कुछ अच्छे से और प्यारे से नन्हे से एग्जांपल भी करेंगे। आइए तो फिर स्टार्ट करते इस टॉपिक को। तो पहली बात तो जान लेते हैं कि यार काइनेमेटिक्स होता क्या है। ठीक है, ये एक ऐसी ब्रांच है बच्चों फिजिक्स की जो क्या करता है पता है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन डिस्क्राइब करता है विदाउट कंसिडरेशन ऑफ इट्स मास। उस ब्रांच को कहा गया काइनेमेटिक्स। ये क्या करता है, डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, एक ऐसी ब्रांच है कहां की, फिजिक्स की। क्लियर? कैसे डिस्क्राइब करता है, विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन कॉज ऑफ मोशन, विदाउट कंसिडरेशन कॉज ऑफ मोशन। तो यहां पर इसे कहा गया काइनेमेटिक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? जहां पर हम बात करेंगे कॉज ऑफ मोशन, जब हम बात करेंगे तो अलग कंटेंट होगा, वहां पर मैं बताऊंगा कि कॉज ऑफ मोशन में क्या क्या डिस्क्राइब होते हैं। तो पहली बात तो हम इस वर्ड को स्प्लिट करते हैं। काइन का मतलब होता है, यहां पर जो मैं लिख रहा हूं के, यानी इस काइन का मतलब होता है मोशन, और मैटिक्स का मतलब होता है मैथ। तो यह हम यहां पर कर क्या रहे हैं, मोशन मैथ के टर्म्स में डिफाइन करने वाले, इसलिए यहां पर और एक बात कही गई काइनेमेटिक्स को, कि काइन का मतलब होता है मैम, काइन का मतलब होता है मोशन, मैटिक्स का मतलब होता है मैथ। लेकिन काइनेमेटिक्स कहां पर डिफाइन किया जाता है, ये हम विदाउट कंसिडरेशन ऑफ कॉज ऑफ मोशन, उसे हम काइनेमेटिक्स भी कहते हैं। अब जहां पर बात आई गई है किसके बारे में पता है, मोशन के बारे में ना। तो फिजिक्स में मोशन जो है ना बच्चों, ये तीन प्रकार की मोशन होती है। एक मोशन हम डिफाइन करते हैं मोशन इन 1D, मोशन इन 1D होगा। दूसरा वाला होगा मोशन इन 2D, और तीसरा वाला होगा मोशन इन 3D। करेक्ट? तो मोशन इन 1D, मोशन इन 2D एंड मोशन इन 3D। मोशन इन 1D मतलब अगर कोई भी पार्टिकल, अगर मानो कि उसकी मोशन रिप्रेजेंट करने के लिए हमें बस एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, तब उस टाइप मोशन को कहा जाता है मोशन इन 1D। या इसे और भी एक नाम से पुकारा गया है, पुकारा गया है क्या नाम से, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। हाँ ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कोई भी एक कोऑर्डिनेट्स आप ले लो, x ले लो, y ले लो, z। जनरली क्या करते हैं हम कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करेंगे तो सर तीन ही तो कोऑर्डिनेट है, हम बात करेंगे x y z, तो इसे कहेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मैं एग्जांपल दे दूंगा, आप है ना, टेंशन मत लीजिएगा। और 2D का मतलब होता है मोशन इन 2 डायमेंशन, मतलब यहां पर जो मोशन होगी क्या स्ट्रेट लाइन में होगी, नहीं, यहां पर आपका अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो वहां पर कितने कोऑर्डिनेट्स लगेंगे, हमें 2 कोऑर्डिनेट्स लगेंगे। एग्जांपल अगर मैं ले लूं तो कौन सा होगा, x एंड y। तो कितने कोऑर्डिनेट्स लग रहे हैं यहां पर, x एंड y, ऐसे 2 कोऑर्डिनेट्स आपको उस मोशन में डिफाइन करने पड़ेंगे, और उस प्रकार का एग्जांपल मैं भी बताऊंगा। और जो 3D है ना बच्चों, यहां पर आपको तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स लगेंगे, मतलब x एंड y एंड z। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन मतलब हमारा एक रास्ता है, और इसके ऊपर हमारी क्या है बच्चों, ये नन्ही नन्ही कार ऐसी जा रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं रहा, हाय हाय हाय, इसके बीच में बैठा हुआ है, कौन बैठा है, दो लोग बैठे हैं। अब कौन बैठे ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा, गाना सुनते जा रहे। तो बच्चों ये जो मोशन ऑफ कार होगी ना, ये जो मोशन ऑफ कार होगी ना, तो इस मोशन ऑफ कार को क्या कहा जाता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। भैया क्यों, अरे यार इस कार की मोशन डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है, समझा रहे? तो मोशन ऑफ कार हुआ, मोशन ऑफ कार, इसके एग्जांपल बता रहा हूं, मोशन ऑफ कार हुआ या मोशन ऑफ ट्रेन हुई, जो भी होगा, तो इन चीजों को आपको एक ही कोऑर्डिनेट्स लगेंगी। अगर मानो x की तरफ जा रही है तो आपको x कोऑर्डिनेट लगेगा, y की तरफ कुछ से जा रही है तो y कोऑर्डिनेट लगेगा, z की तरफ जा रहे हैं तो z कोऑर्डिनेट लगेगा, मतलब एक ही कोऑर्डिनेट्स की आपको यहां पर जरूरत पड़ेगी। तो उस प्रकार के मोशन को हम कह रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन कह रहे हैं। अब जब बाई 2D आती है ना, जो बैट्समैन हिट करता है बॉल, ओए होए 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 होए, ये बैट्समैन क्या कर रहा है, बैट, अरे ये भैया बैट कहां पर बनाया आप, ये बैट और बॉल को हिट कर रहा है, तो बॉल कैसे जाएगी, 6 मारा इसने, ऐसे बॉल जा रहा है, मतलब बॉल ऐसे जा रहा है, माना समझ में। जब हम किक मार दे फुटबॉल को, क्लियर, या बैट्समैन हिट्स 6 मारता है, तो यहां पर बच्चों ना 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है। बॉल एक्चुअली एक x की तरफ भी जा रहा है और कुछ समय के लिए y की तरफ भी जा रहा है, मतलब कितने कोऑर्डिनेट्स आपको यहां पर रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे, 2। तो इस प्रकार का मोशन का नाम होता है
प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सी मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन। मैंने एग्जांपल दो दिया, व्हेन द बैट्समैन हिट द सिक्स। उस प्रकार के मोशन को कौन सी मोशन कहा जाता है? इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, टेंशन मत लीजिए। अब 3D के बारे में बात आती है ना, तो मानो एक बंदा है, इसके हाथ में डोर है। किसकी डोर है? पतंग की डोर है। पतंग, वाह, ये जो पतंग है ना, पतंग उड़ा रहा है, पतंग की डोर है, पतंग की डोर है, खींच रहा है इसको ऐसे, हाँ है, मजा ले रहा है। तो बच्चों जब ये काइट है ना, ये काइट, मोशन ऑफ काइट, तो 3D में कौन सी, या मोशन ऑफ काइट ले लो, मोशन ऑफ बर्ड ले लो, तो इस प्रकार की मोशन अगर आपको रिप्रेजेंट करनी हो तो यहां पर मेजर करा जाता है 3D, 3 डायमेंशनल कहा जाता है इसको। ठीक है, तो इस तरह के कुछ मोशन है फिजिक्स में, 1D, 2D एंड 3D। तो हम अभी इस टॉपिक में काइनेमेटिक्स में अभी फिलहाल तो हम बात करेंगे बस मोशन इन 1D के बारे में। उसका नाम कहा गया है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। 2D के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो एग्जांपल्स आपको समझ लीजिएगा बच्चों, अगर कोई पक्षी या कोई मतलब कोई भी चीज अगर उड़ती हुई दिखती है तो आपको वहां पर 3 कोऑर्डिनेट्स लगेंगे। उस पार्टिकल की, उस ऑब्जेक्ट की, कोई भी चीज जो भी आपको आसमान में दिख रही है ना, उसको 3 कोऑर्डिनेट्स लगेंगे, एक्स, वाई, जेड। लेकिन अगर कोई कार चल रही है तो उसको 1 कोऑर्डिनेट्स लगेगा। अगर किसी ने बैट्समैन ने बॉल को हिट मारा और वो 6 मार दिया उसने, तो वहां पर आपको 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत लगेगी। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ मोशंस डिफाइन करे गए हैं फिजिक्स में। तो आशा करता हूं आपको कि ये 1D, 2D, 3D जो भी चीज है उसके एग्जाम्पल के साथ साथ आपको समझ में आया होगा। तो काइनेमेटिक्स भी समझ लीजिएगा। यहां पर हम बात करेंगे विदाउट कॉज ऑफ मोशन, तो उस प्रकार का जो ब्रांच होगा फिजिक्स का उसे कहा जाता है काइनेमेटिक्स वाला ब्रांच। ठीक है, अब जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करेंगे ना, मैं तो कह रहा हूं, जोरों जोरों से कह रहा हूं, क्या? मोशन इन 1D, मोशन इन 1D और मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, तो मतलब इनके बारे में हम बात करेंगे अब, चाहे वो मोशन इन 1D हो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, चाहे, क्योंकि यार एक ही तो कोऑर्डिनेट्स लगने वाला है आपको, इसलिए इसे मोशन इन 1D और मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बच्चों मोशन इन 1D में अगर हमको डिफाइन करना है ना, तो इसके बारे में कुछ चीजें हमें मालूम करनी पड़ेगी। अब कौन कौन सी चीजें हैं देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। पहला आपको मालूम होना पड़ेगा डिस्टेंस क्या है सर। सेकंड बात करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट इसके बारे में। थर्ड बात करेंगे हम क्या? स्पीड। फोर्थ बात करेंगे हाँ वेलोसिटी। उसके बाद में बात करेंगे हम एक्सेलरेशन, और उसके बाद हम बात करेंगे क्या पता है? काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन, जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आखिरकार हम बात करेंगे ग्राफ्स की बात करेंगे। तो कई ये सारी कुछ चीजें हैं जो कि हम इस मोशन इन 1D और मोशन इन स्ट्रेट लाइन में बात, या जो भी चीजें, तो देखते हैं आज का वीडियो कहां तक चलता है हमारा। मेरे ख्याल से एक्चुअली स्पीड भी ना इसमें क्लासीफाई करी जाती है, बहुत सारी चीजें हैं, हम आगे बताएंगे आपको। तो पहले तो बात करेंगे सर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। किसके? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड। अब राजा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? डिस्टेंस होता क्या है? अगर मानो ये आपका घर है, नन्ना सा प्यारा सा घर है, और ये कुछ आप कहां पर, आपका ये ऑफिस है, ऑफिस को भी गोल कर देना, क्या फर्क पड़ता है। ले लो ये पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, आप ऐसे जा रहे हो, गुलगुलू कर जा रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप एक्चुअल, आप जा कैसे रहे हो? आप सर एक्चुअल मतलब जैसे रास्ता है ना वैसे जा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? एक्चुअल पाथ ट्रैवल कर रहे हो, तो उसे कहा जाता है बच्चों डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। ठीक है, फिर से क्या कह रहा हूं मैं? हाँ, एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ है? वेरी गुड। उसी के साथ इसका एसआई यूनिट क्या होता है सर? बिल्कुल बोलिएगा, एसआई यूनिट होता है सर मीटर, है ना, डिनोटेड बाय व्हाट? एम। और ये जो डिस्टेंस है ना, ये कौन सी क्वांटिटी पता है? स्केलर क्वांटिटी है। हम बहुत ही अच्छी तरह से इन चीजों को हमने पहले ही डिटेल में पढ़ा है बच्चों। अगर कोई बच्चा अगर पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो स्केलर का और वेक्टर का वीडियो देखिएगा, आपको आसान जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको डिस्टेंस होती है। अब सर डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, है ना? अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में यहीं पर अगर बताने की कोशिश करूँ ना बच्चों, इसका भी देखो नोटेशन तो दोनों का सेम है। अगर मानो ये बच्चा ना ऐसे नहीं जाना चाहता है, उसको शॉर्टकट चाहिए। क्या चाहिए? शॉर्टकट। वो बोलता है कि मम्मा पप्पा मैं सीधा जाऊंगा ऐसे। उसने एक्चुअली ऐसे नहीं करा, वो स्मार्ट था। ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, लेकिन दूसरा वाला जो स्मार्ट है ना वो सीधा जा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि जाना कैसे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, तो ये स्मार्ट वाला, ये कैसा है? स्मार्ट है, स्मार्ट है। हाँ, तो इसने पता करा कि भैया शॉर्टकट है। लेकिन इस शॉर्टकट के लिए यहाँ पर 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको। पहली बात तो बच्चों क्या होगा? इनिशियल पॉइंट लगेगा आपको। क्या लगेगा? इनिशियल पॉइंट। और ये पॉइंट कौन सा होगा आपका? फाइनल पॉइंट। अरे कौन सा पॉइंट? फाइनल पॉइंट होगा। ये चीजें आपको याद में रखनी होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनिशियल एंड पॉइंट।
अब एक बात बताओ, क्या ये शॉर्टेस्ट पाथ है बच्चों? क्या ये शॉर्टेस्ट पाथ है? तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? हाँ, शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, उसे कहा गया हाँ डिस्प्लेसमेंट। फिर से अगर इसका एसआई यूनिट अगर मैं बात करूं, एसआई यूनिट क्या है? हाँ, मीटर ही है। ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों बताने की क्या जरूरत है? नहीं, कोई जरूरत नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चे भूल जाते हैं, इनको वहीं पर कंफ्यूजन होता है कि साला ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, क्या डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। यहीं पर बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं हम। समझ में आ रहा है कि यही हमें समझ में आया? चलो मानो कि ये और बी पॉइंट है, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, दूसरा वाला सीधा चला गया, तीसरा वाला ऐसे ऐसे चला गया। चलो मानो ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है और ये पाथ 3 है। ये पार्ट लेट सपोज ये एंड दूसरा इज व्हाट बी। अब यहां पर ना बहुत माइलस्टोन कांसेप्ट में यहां पर बताने वाला हूं आपको, देखिएगा, ठीक है? समझ लीजिए, जो चीज है ना उसको जहन से देखिएगा। अब बच्चों क्या ये डिस्टेंस होगा कि डिस्प्लेसमेंट होगा? बिल्कुल डिस्टेंस होगा। ये बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ है, क्योंकि हमें लग रहा है तो यहां पर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट है, बंदा तो सीधा जा रहा है। और ये जो है ना बच्चों, ये क्या है? डिस्टेंस ही है, ठीक है? अगर आप गौर से देखोगे, क्या डिस्टेंस ये जो पाथ बंदा ट्रैवल कर चुका है ना, क्या ये इससे, ये पाथ इससे बड़ी है? बिल्कुल लग रही है। तो यहां पर अगर मैं करूं कि डिस्टेंस, क्योंकि पॉइंट तो सेम है ना, फाइनल और इनिशियल, ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? अगर मैं सेकंड पाथ को देखूं, ये फर्स्ट पाथ के बारे में बात करूं, अगर मैं सेकंड पाथ कहूं तो क्या यार यहां पर डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट लग रहा है? अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, यस सर दिख रहा है। और यहां पर क्या हो रहा है? अगेन डिस्टेंस इज ग्रेटर देन व्हाट बच्चों? हाँ, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं क्या कि यार डिस्टेंस जो होता है ना इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन देखिएगा डिस्प्लेसमेंट जो है ना बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है, जब तक कि आपका डायरेक्शन क्या हो? सेम हो। और जब हम बात करेंगे डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये कब होगा? ग्रेटर देन कब होगा? अगर इनका डायरेक्शन अपोजिट बना। पहले ये चला यहां से A to B और बाद में ये चला B to कहां पर? A फिर से। तो इस केस में एक्चुअली आपका डिस्टेंस बड़ा ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये चीजें बहुत ही जरूरी है। और दूसरी बात, आपका जो डिस्टेंस होता है ना बच्चों, वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है ये आपका पॉजिटिव भी होगा, जीरो होगा और नेगेटिव होगा। देखिएगा ये पॉजिटिव कब होगा? जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर है? मोशन में है। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है सर, ये पॉजिटिव ऑलवेज रहेगा। अगर मानो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है तो डिस्टेंस क्या होगा? आपका जीरो पर होगा। और वहां पर बताया जाता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट की स्टेट है वो स्टेट क्या होगी? रेस्ट की स्टेट होगी। क्लियर हुआ? तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। मैं मैग्नीट्यूड क्यों कह रहा हूं? मैग्नीट्यूड आपको तो पता है कि मैग्नीट्यूड होता क्या है ना, मैग्नीट्यूड निकाला कैसे जाता है, क्योंकि स्केलर और वेक्टर का हम यहां पर यूज भी करने वाले बच्चों, क्योंकि स्केलर और वेक्टर एक ऐसा टॉपिक है जो आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। चाहे आप 11th पढ़ो, चाहे आप 12th पढ़ो, चाहे कोई भी कहीं का भी फिजिक्स पढ़ लो बच्चों, वो पीछा नहीं छोड़ेगा आपको। तो कुछ जो मैथमेटिक्स जो है ना फिजिक्स में रिक्वायर्ड, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आशा करता हूं आपको ये चीजें समझ में आएगी होगी। अब इसके ऊपर का क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा, कुछ एग्जांपल्स ले लूंगा। और क्योंकि यार ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है, समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत ही सिंपल है, तो इसको ज्यादा ना कुछ अलग तरीके से करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? अब एग्जांपल क्या लेते हैं पता है कि अगर मानो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है एंड ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। पहले उसके बारे में बात करेंगे, पहले हम बहुत ही आसान से बात करेंगे। क्या? चलो मानो ऑब्जेक्ट ऐसे ट्रैवल करा गया, पॉइंट ये है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट। सर आपको लग रहा है तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, कई बच्चों को ना ये सिंपल लगता भी है और कई बच्चों को ना आसान नहीं लगता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। अब यहाँ पर पूछा गया है कि डिस्टेंस निकालो, डिस्प्लेसमेंट। भाई आप बताओ डिस्टेंस कितना होगा? रे यहां पर डिस्टेंस कितना होगा? एक्चुअल पाथ 4 + 3 मतलब 7 किलोमीटर, ठीक है? अगर वहीं पर उन्होंने डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, क्या मैं डिस्प्लेसमेंट ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं? सर इसका बिल्कुल ड्रॉ कर सकते, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ हुई ना। ये कौन सी पाथ हुई? शॉर्टेस्ट पाथ। और ये कौन सी पाथ हुई? एक्चुअल पाथ हुई। अभी शॉर्टेस्ट पाथ को निकालने के लिए आपको तो पता है यहां पर आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो यहां पर सिंपल सा आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। तो जब मैं डिस्प्लेसमेंट यहां पर निकालने जाऊं ना बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होगा? इक्वल टू व्हाट? AC इक्वल टू क्या बनेगा? √ AB² + BC², मतलब 4² + 3² मतलब कितना आ गया? 25। तो AC इज इक्वल टू कितना आ गया? 5 किलोमीटर आ गया बच्चों। देखिएगा, ये देखिएगा 7, ये देखिएगा 5। यहां पर भी आपको समझ में आएगा कि यार डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो अब एक बात देखिएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर क्वांटिटी है,
अगर मैं इसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने जाऊं, पहले ऑब्जेक्ट कहां पर चला गया बच्चों, वेस्ट की तरफ चला गया, सॉरी ईस्ट की तरफ चला गया, बाद में नॉर्थ की तरफ चला गया, तो इसका रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या होगा, व्हाट विल बी इट्स रिजल्टेंट डायरेक्शन। अगर कोई पूछे आपको कि इसका रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या है, क्योंकि पहले ये किधर चला, ईस्ट, बाद में नॉर्थ, तो इसका रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या है, देखिएगा आप, ये है ना। तो ये देखिए, अगर मानो ये मैं पॉइंट्स अगर ले लो, देखिए सिंपल सा लॉजिक है ना यार, ठीक है। ये नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है, और ये क्या होता है, वेस्ट होता है। तो पहले कहाँ चला गया, ईस्ट, बाद में कहाँ पर, नॉर्थ, इसका रिजल्टेंट इधर आ गया, मतलब ये कौन सा डायरेक्शन बना बच्चों, इसका नॉर्थ ईस्ट बना। तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट, है ना। तो इस तरह से भी एग्जाम्पल इसके ऊपर करे जा सकते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं दे दूं, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल के ऊपर ट्रैवल कर रहा है बच्चों। अगर मानो कि वो पॉइंट इनिशियल ए पर है और अचानक से क्या करा पता है, वो चला गया कहां पर, बी के ऊपर, और इसकी जो रेडियस है ना, वो रेडियस मानो कि आर है। अब सवाल पूछ रहा है कि इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालिएगा, कहां से कहां तक, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट का क्या निकालीजिएगा, रेशियो निकालिएगा। अब कैसे निकाल, इसको करने के दो तरीके होते हैं, इसको करने के ना दो तरीके होते हैं। आप यहां पर वेक्टर का भी कंसेप्ट यूज कर सकते हो, नहीं तो आप सिंपल सा आपने जो ज्योमेट्री करी है उसके हिसाब से भी आप कर सकते हो। देखा अब यहां से अगर बच्चों अगर मैं डिस्टेंस निकालू ना, तो कितना डिस्टेंस तय करा है उसने, कहां से कहां, ए टू बी चला गया बंदा, वो कहां से कहां चला गया है, ए टू बी। ए टू बी कितना पार्ट बनता है सर्कल का, 1/4 पार्ट बनता है। और पूरे सर्कल, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का जो लेंथ होती है ना, वो कितनी होती है, लेंथ ऑफ सर्कमफरेंस, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, 2 पाई आर। लेकिन ये चला कितना, 1/4, तो उससे डिवाइड कर दो, बात खत्म हो गई। तो डिस्टेंस कितना आ गया, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय कितना चला बच्चों, ये 1/4 मतलब 2। तो 2 कैंसिल, तो कितना आया, पाई आर डिवाइडेड बाय 2। क्या ये सही है गलत है, क्या ये पाई आर, अगर मैं यहां पर पाई आर बाय 2 चला, बिल्कुल चला ना सर, सिंपल है, करेक्ट। तो ये बना डिस्टेंस। वहीं पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहां पर एंगल जो बन रहा है वो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री बन रहा है, याद में रखिएगा आप, ठीक है ना। हाँ, डिस्प्लेसमेंट कितना बनेगा राजा, सिंपल, ये 2 पॉइंट के बीच का इनिशियल और फाइनल, करेक्ट। ये भी आर है, ये भी आर है, तो कितना बनेगा, √2r बनेगा, √2r बनेगा। निकाल कर देखिएगा, अरे ये ए बी इक्वल टू, हाँ, r² + r², r बाहर निकल जाएगा, √2 रहेगा, सिंपल। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट का जो आपका रेशियो मिला है वो कितना मिला है, पाई आर डिवाइडेड बाय √2r, r कैंसल, सो पाई डिवाइडेड बाय, सॉरी ये 2 भी होगा, पाई डिवाइडेड बाय 2√2 इज द आंसर, करेक्ट। तो ये चीजें आपको करनी चाहिए, करेक्ट। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ एग्जांपल देखिए, ये बहुत आसान है। इसको आप अगर मानो कुछ अलग तरह से अगर आप सोच रहे होगे ना, तो गड़बड़ा जाओगे, ठीक है ना, वैसे मत नहीं करना है। तो ये 90 डिग्री हुआ बच्चों। अगर मैं मानो कि और एक एग्जांपल दे दूं, करेक्ट, कि वो अब कुछ अलग तरीके का चला, कैसे चला बच्चों, मानो कि वो सेंटर है, लेट अस सपोज ये रेडियस आर है और एक रेडियस आर है, बच्चा चला ही कितना पड़ता है, 60 डिग्री, कहां से कहां, ए टू बी चला, कहां से कहां, ए टू बी। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो जब एंगल दिया जाता है ना बच्चों, एक हमेशा याद में रखिएगा कि इसको करने का तरीका क्या है। 2 तरीके बता देता हूं आपको, दोनों तरीके से आंसर मिल जाएगा। सिंपल है, अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूं इसका, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू पूरे सर्कल का सर्कमफरेंस कितना होता है, 2 पाई आर इनटू जितने एंगल का उन्होंने आपको डिस्टेंस पूछा है ना, वो लिखो पहले 60 डिग्री डिवाइडेड बाय पूरा एंगल डिग्री में कितना होता है, 360 डिग्री, खत्म, ठीक है। ये 0 0 कैंसिल, 6 6, तो कितना आया, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 6, मतलब ये कितना, 3। तो आंसर कितना हुआ बच्चों, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, हाँ कितना हुआ, पाई आर डिवाइडेड बाय 3, खत्म, बात खत्म होगी, पाई आर बाय 3। तो ये चीज है। बात किसकी कर रहे हैं हम, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, याद में रखिएगा आप, किसकी बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की। वही अगर मानो बच्चों की ये इतना चलता तो कितना होता डिस्टेंस, डिस्टेंस होता पाई आर, तो यहां पर ले लेते हैं ना, उसमें क्या दिक्कत है, वो एंगल कितना चलता, 180 डिग्री चलता, समझ लीजिएगा ना, देखो कैंसिल हो जाएगा, ये यहां से ए टू बी चला गया, यहां से ऐसे गुल गुल कर चला गया, डायरेक्ट आ गया। मानो कि इसकी डायमीटर कितनी है, डी है, हाँ, डिस्टेंस कितना हुआ, पाई आर हुआ, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फिर से कम, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2r हुआ या तो d हुआ। अगर रेशियो पूछा जाता है तो पाई बाय 2 होगा, या फिर अगर d होगा।
तो इस हिसाब से आपको ना कुछ एग्जांपल्स करने आनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मानो आपको 60 डिग्री, यहाँ पर तो मैंने बताया आपको कि 60 डिग्री है, लेकिन भैया अगर उन्होंने डिस्प्लेसमेंट पूछा है आपका तो क्या करेंगे, है ना? डिस्टेंस पूछा है या डिस्प्लेसमेंट पूछा है, कुछ भी अगर पूछा है तो तब क्या करेंगे आप? ठीक है, तो देखिएगा, अगर मानो इन्होंने क्या पूछा है कि एंगल ऐसे दिया हुआ है, मानो ये सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल है और ये पॉइंट ये है और ये पॉइंट बी है, और मानो कि ये आपका सेंटर है, दिस इज व्हाट द आर एंड दिस इज आल्सो व्हाट, हाँ आर, करेक्ट। और ये एंगल दिया है 120 डिग्री और पूछा गया अब कितना डिस्टेंस होगा। अब पूछा गया है कि कितना डिस्टेंस होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, करेक्ट। इसको करने का एक तरीका भी है, किसका? वेक्टर का तरीका है बच्चों। मैंने कहा था आपको वेक्टर का एक फॉर्मूला अगर आपको याद आ रहा है तो हमने एक रिजल्टेंट का निकाला था। क्या? अगर मैं आपको ये निकालना है, मानो कि ए बी कितना ट्रैवल करा है, तो सिंपल है, तो मानो कि S इज इक्वल्स टू 2a साइन थीटा बाई 2 कर लो, या आप r कर लो, ये 2r साइन थीटा बाई 2। अब साइन थीटा मतलब ये कितना है? 120 है। थीटा कितना हुआ? 120। थीटा बाई 2 कितना होता है? 60 डिग्री। सिंपल है, तो S इज इक्वल्स टू कितना? 2r साइन 60। अब साइन 60 कितना होता है राजा? √3/2 होता है, तो S इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3r। कितना बना? √3r। क्यों? S इज इक्वल्स टू 2r इंटू साइन 60 कितना होता है? √3/2। सो 2 कैंसल, सो S इज इक्वल्स टू कितना है? √3r। तो ये चीजें है बच्चों कहीं ना कहीं जाकर, करेक्ट। तो आपको ना इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, ये चीजें बहुत ही मायने रखती है। आशा करता हूं कि आपको ये चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही है जो मैं यहां पर बात करना चाहता हूं, करेक्ट। जो मैं यहां पर बात करना चाहता हूं वो आपको ये चीजें समझ में आई। तो ये वेक्टर का देखिए, ये फॉर्मूला आप जाकर देखिएगा बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? देखो ये आर है बच्चों, ये इधर जा रहा है, ये इधर है, समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये इसका डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालना है, तो मैं इसकी बात कर रहा था। किसकी बात कर रहा था मैं? डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा था। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट कितना मिला आपको? √3r डिस्प्लेसमेंट मिला। डिस्प्लेसमेंट में कितना मिला? √3r। अगर आपको ये डिस्टेंस निकालना है तो आप ये सिंपल सा तरीका निकालो, बस बात खत्म हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला आप याद रखो और इसके हिसाब से एग्जाम्पल करनी आनी चाहिए। एक खूबसूरत सा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों और चलते हैं आगे की तरफ, और 2 एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले लूँगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। देखिएगा ये फॉर्मूला है जो कि मैंने ऑलरेडी आपको डिराइव कर दे चुका हूँ, तो थोड़ा सा उसके बारे में सोचिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मानो कि कोई एक बंदा है, वो खड़ा हुआ है पॉइंट ए के ऊपर और चल रहा है बच्चों, कितना डिस्टेंस पता है? 50 मीटर। किधर? नॉर्थ की तरफ। फिर से वो जा रहा है ईस्ट की तरफ, कितना? 40 मीटर, और फिर से नीचे आ रहा है 20 मीटर टुवर्ड साउथ। पहले किधर चला? ये बंदा चल पड़ा तुम कहाँ? पहले नॉर्थ, है ना, उसके बाद में ईस्ट, उसके बाद में साउथ। नॉर्थ कितना चला? 50। ईस्ट कितना चला? 40। साउथ कितना चला? साउथ साउथ साउथ। अब पूछ रहा है कि सर डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस निकालो और क्या निकालो? हाँ, डिस्प्लेसमेंट निकालो, ठीक है। डिस्टेंस निकालो एंड डिस्प्लेसमेंट निकालो। अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। आपको तो पता है कि डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ। अब कितनी पाथ तय करी? 50 + 40 + 20, कोई भी बता सकता है सर, खत्म। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं ना, डिस्प्लेसमेंट की, अब डिस्प्लेसमेंट कैसे करना है देखिएगा, गौर से देखिएगा इस प्रॉब्लम को कैसे करना है। देखो डिस्प्लेसमेंट मानो कि ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, क्योंकि यार डिस्टेंस क्या होता है ना, AB + BC + CD। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं ना सर, इनिशियल एंड फाइनल होता है, इनिशियल और फाइनल होता है। तो मानो कि ये पॉइंट आपका इनिशियल है, ये फाइनल है, तो इसको जोड़ दो, कुछ 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 कुछ। जोड़ा आपने, जोड़ा कि नहीं जोड़ा? अब यार देखो ये हमें निकालना क्या है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मतलब एडी निकालना है। अब एडी निकालने के लिए हमें कुछ और तरीका सोचना होगा। क्या हम इसे कुछ राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। चलो मानो कि ये लाइन जो है ना, मैं 40 मीटर की यहाँ खींचता हूँ ऐसे, खड़ा, ठीक है। इसको नाम देते हैं कुछ तो E। क्या ये 40 मीटर हुई? बिल्कुल हुई। अगर ये 20 मीटर है CD, तो क्या EB भी 20 मीटर हुई? बिल्कुल हुई, 20 मीटर।
जो बची हुई लाइन है ई ए, तो कितना होगा? देखो यार, अगर ए बी 50 है, उसमें से ई बी 20 है, तो 50 माइनस 20 कितना हुआ? 30। तो ये हुआ भाई साहब। तो आपके पास ए ई भी है और ई डी भी है, अब किसका इंतजार है? तो अंडर रूट क्या बना? 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, 2500 ही होगा ना। ये कितना होगा? 1600 प्लस 900, सो दिस बिकम 200 एंड मतलब जो भी होगा वही तो हो रहा है, खत्म हो गया। तो ये कितना हुआ? 5 रूट अरे भाई कितना हुआ? 50 मीटर हुआ। तो ये डिस्प्लेसमेंट मिला आपको। कितना डिस्प्लेसमेंट मिला है? कितना मिला है? एडी इक्वल टू 50 मीटर, ये 2500 हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये चीजें आपको कहीं ना कहीं समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मानो कि एक देयर इज वन व्हील, अ व्हील रोटेट्स बाय हाफ इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ऑफ रेडियस 1 मीटर, और नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड इट्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। एक व्हील है जो कि ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल फ्लोर के ग्राउंड के ऊपर है। थोड़ा सा सवाल, क्योंकि यार अगर मैं सवाल लिखते बैठूं ना तो समय ज्यादा और खींच लेता है समय, इसलिए थोड़ा सा उसको मैं अवॉइड कर रहा हूं, ठीक है। और व्हील रोटेट्स बाय हाफ इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विच इज देयर ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, राइट, ऑफ रेडियस 1 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पॉइंट। चलो मानो कि देयर इज वन व्हील which has a radius equal to how much बेटा? 1 मीटर, and let us suppose this is what the ground, ठीक है ना। और ये पॉइंट लेते हैं, मानो ये पॉइंट A। now what happens, it rotates half। कितना रोटेट हो रहा है? हाफ रोटेट हो रहा है। मतलब ये पॉइंट कहां जाएगा बताओ? ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। ये पॉइंट कहां आ गया? ऊपर आ गया। यहां पर ये कहां गया? ऊपर आ गया। तो अब यहां पर हमें निकालना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हाफ रोटेशन क्या है यार, देखो अगर वो मानो कि पॉइंट ये नीचे है तो हाफ रोटेशन के बाद वो पॉइंट कहां पर आ गया? ऊपर आकर रखेगा ना यार। हाफ रोटेशन मतलब कितना? वो चक्का कितना घुमा? आधा घुमा, ऐसे घुमा 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 यहां आकर रुक गया। तो मैंने बस उसकी अनदर डायग्राम निकाली, बाकी कुछ नहीं करा। तो इस केस में हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। अब यार एक बताओ, यहां पर जो डिस्टेंस होगा कितना होगा बताओ? सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल ही तो वो ट्रैवल कर चुका है, तो कितना होता है? पाई आर होता है। तो मतलब R1 है तो पाई हुआ बेटा, पाई कितना? मीटर, ठीक है। वहीं अगर मैं मानूं, अब डिस्प्लेसमेंट अगर हमको निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले? देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट बहुत ही सिंपल है। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो एक बात बताइएगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ बच्चों, शॉर्टकट पाथ आपका हुआ कि नहीं हुआ? ये देखो, ये पॉइंट आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, और ये आपका हॉरिजॉन्टल हुआ, मतलब वर्टिकल। इसका पॉइंट, इस पॉइंट का आपका जो डायमीटर है, एंड दिस इज व्हाट योर पॉइंट, जो भी बेस होगा। क्या यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बना? बिल्कुल बना। अगर मैं इस पॉइंट को मानूं कि ये नाम दे दूं और इस पॉइंट को अगर मानूं मैं सी नाम दे दूं, तो ए सी निकालो, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। हमें तो पता है कि यार इसका रेडियस कितना है, ये 1 है, ये 1 है, तो कुल मिलाकर ये कितना बना? 2 मीटर बना। मतलब हमें पता है कि हमारी जो परपेंडिकुलर है वो 2 मीटर है। लेकिन ये कितना है? ये कितना है? देखिएगा, ये कितना ट्रैवल कर चुका है? पाई आर ट्रैवल कर चुका है बच्चों, बिल्कुल। तो ये आपका बना पाई आर, मतलब आर की वैल्यू 1 है तो पाई बना। तो डिस्टेंस कितना हुआ आपका? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सोचिएगा आप जरा, है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट, हाँ क्या होगा देखिएगा। लेट अस सपोज इसका नाम दे दूं, ये मैं A नाम दे चुका हूं, इसको B नाम देते हैं और इसको C नाम देते हैं, ठीक है। हाँ, तो AB स्क्वायर क्या होगा? ठीक है ना। हाँ, AB स्क्वायर क्या होगा बताओ? AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो, ठीक है। तो देन AB स्क्वायर, AB इज इक्वल टू, तो ये AB इज इक्वल टू अंडर रूट, हाँ AC कितना है राजा बताओ? पाई आर स्क्वायर है, पाई आर होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस, और वो कितना है? अगर मानो आर की वैल्यू ले लो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, R स्क्वायर। तो R अगर बाहर आ गया तो अंडर रूट क्या बना बच्चों? मतलब 2R बना ना यार, ये तो 2R बना, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, पाई प्लस कितना बना? पाई स्क्वायर प्लस 4 बना। R बाहर क्योंकि R स्क्वायर, R की वैल्यू 1 है, तो आंसर कितना बना बच्चों? पाई स्क्वायर बाय 4 बना। तो ये AB की वैल्यू ऐसी हुई, ठीक है ना। तो ये ऐसे सवाल आपको ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी मिल जाएंगे, जो कि रोटेशनल मोशन एंड डायनामिक्स जो भी चीजें होगी।
तो ये कुछ सवाल थे रिलेटेड टू द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और बहुत सारी चीज़ें बच्चों देखो जो आपने पहले भी आप बहुत सारे मतलब छोटे छोटे एग्जाम्पल कर चुके हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा सोचिएगा और आराम से उसकी चीज़ें कीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे पता है स्पीड एंड वेलोसिटी। किसके बारे में बात करेंगे? स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। अब यार देखो स्पीड एंड वेलोसिटी इतना बहुत ही सिंपल है। तो स्पीड क्या होता है पता है? स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। फिर से अगर इसका एसआई यूनिट अगर मैं कहूँ, एसआई यूनिट क्या हुआ बच्चा? हाँ, मीटर पर सेकंड हुआ, ठीक है। और कभी कभी ना हमें जो वैल्यू दी जाती है वो किलोमीटर पर आवर दी जाती है, और इसको आपको कन्वर्जन बहुत अच्छी तरह से आता होगा, ठीक है। ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। और ऊपर से इसका और एक किस्सा यहां पर आता है जिसे नाम दिया जाता है बच्चों एवरेज स्पीड। अब देखिएगा एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है पता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय जितना आपने समय लिया, उसे कहा जाता है एवरेज स्पीड। क्या कहा जाता है? एवरेज स्पीड। और यहीं पर अगर मैं बात करूं किसकी? वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या है? सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका भी ऐसा यूनिट क्या है राजा? ऐसा यूनिट इज व्हाट? मीटर पर सेकंड ही है। और ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। यहीं पर अगर मैं बात करूं एवरेज स्पीड की, कौन सी स्पीड की? एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड क्या होती है पता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये आपकी क्या बनी? एवरेज स्पीड बनी। अब यहां पर वही फंडा है कि स्पीड आपकी ना हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव में होगी अगर आपका ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में है। स्पीड इक्वल टू क्या होगा? हाँ, स्पीड इज इक्वल टू कम ऑन ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट? हाँ, वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो ये जो चीज है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। देखो यार ये स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी कब होगा? अगर आपकी मोशन एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में है तो। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर वो सेम डायरेक्शन में, अगर मानो सेम डायरेक्शन में नहीं है तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी? खत्म। वेलोसिटी क्या हुई? खत्म होगी ना, ठीक है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है ना बच्चों उसको डिफाइन भी करा जाता है डेल्टा एक्स से, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है, और वो मानो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ऐसे भी इसको क्या करा जाता है? डिफाइन करा जाता है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो फाइनल और इनिशियल के बीच में ही तो मेजर करा जाता है, इसलिए तो उसको क्या कहा गया? डिस्प्लेसमेंट। और डिफाइन कैसे करा जाता है? x2 माइनस x1, ठीक है। x2 माइनस x1, इस तरह से इसको क्या करा जाता है? डिफाइन करा जाता है। आशा करता हूं ये चीजें देखिएगा, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सी लॉजिकल थिंग है जो आपको समझनी होगी। तो चाहे वो अब यहां पर आप ले लो कि एवरेज स्पीड भी जो है ना बच्चों, एवरेज स्पीड भी है ना ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, देखो स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में हम तीन चीजें यहां पर पढ़ते हैं। एक होता है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, और दूसरा होता है इंस्टैन्टेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी, तो ये कुछ चीजें होती है इसके बारे में। जब कभी भी अगर हम स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो ये जहन में रखिएगा आप, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर मानो कहीं पर क्या होता है कि आपको कोई फाइनल पॉइंट दिया जाता है और उसका अगर मानो कि आपको कोऑर्डिनेट दिया गया उस फाइनल पॉइंट का, और इनिशियल पॉइंट का भी अगर मानो आपको कोऑर्डिनेट दिया गया और पूछा गया कि भैया इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आपको निकालने आना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो होता है, उसके बारे में चिंता करने की या कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको वहां पर समझने के लिए, ठीक है। अब चलो आइए स्पीड, एवरेज स्पीड, इसके बारे में थोड़े से एग्जांपल करेंगे और देखते हैं चीजें क्या होती है, ठीक है ना। वेरी गुड। तो कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं वो मैं यहां पर हाईलाइट करूंगा बच्चों, और ये कीजिएगा, ठीक है। चलो ठीक है। हाँ, तो उसके बारे में आप क्या करेंगे? एग्जाम्पल करेंगे। अब एग्जाम्पल करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है और लगनी भी चाहिए, ठीक है। अब क्या चीजें हैं वो समझना बहुत बिल्कुल और बहुत ही जरूरी है चीजें। अब इसको समझने के लिए ना क्या किस तरह के एग्जाम्पल करे जाए, क्या करे जाए सर, चीजें बहुत ही आसान होती है राजा, ठीक है। अगर मानो कि मैं यहां पर सिंपल सा अगर एग्जाम्पल दे दूं बच्चों
कि क्या हो रहा है, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। अब यहां पर पूछा गया कि भैया इसका ना स्पीड निकालो, मतलब क्या निकालो, स्पीड निकालो और वेलोसिटी निकालो। देखिए वेलोसिटी 0 होगी और स्पीड कितनी होगी इसकी, जो अगर मानो कि टाइम कुछ दिया गया है तो 2πr/t होगा, 2πr/t होगा, और इसका वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीजें समझनी होगी, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे यहां पर, ठीक है, क्या होगा क्या, सब्जेक्ट अगर पूछता है क्वेश्चन, क्या पूछेगा, फाइंड द एवरेज स्पीड कब की, अगर मानो कि एक डिस्टेंस है और वो बंदा क्या कर रहा है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, चलो क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ट्रैवल with a speed of v1 or traveled half a distance with a speed of v1 and remaining half distance with a speed of v2, ठीक है ना। तब हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसको कैसे करें, सिंपल सॉल्यूशन है। मानो कि कोई जर्नी है ऑब्जेक्ट की, है ना, नन्हा सा प्यारा सा बच्चा है, जर्नी कर रहा है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट क्या है बच्चों, सी है। ये हाफ डिस्टेंस है, ये हाफ डिस्टेंस है, ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो हाफ डिस्टेंस मानो जो भी होगा, चाहे आप कुछ भी पकड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ये कौन सी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, v1, ये कौन सी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, v2, ये v1 और ये क्या कर रहा है बच्चों, v2। देखो इनका डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो चीजें बहुत सारी आपको यहां पर समझ में आ जाएगी। और ये मानो कि कितने समय में जा रहा है, मानो कि t है, हाफ टाइम है ना, हाफ डिस्टेंस विद v1 एंड v2, करेक्ट। चलो मानो ये t1 है और ये क्या है बेटा, t2 है, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, तो अब एवरेज स्पीड कैसे निकाले इसके, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब बच्चों अगर मानो ये डिस्टेंस मैं d कहूं और ये डिस्टेंस अगर मैं d कहूं, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 2d, टोटल टाइम कितना हुआ, t1 इंटू t2, t1 प्लस t2, खत्म। अब आपको निकालना है t1 और t2, तो यहां का t1 क्या होगा बच्चा, t1 होगा आपका हाँ d डिवाइडेड बाई v1 और t2 होगा आपका d डिवाइडेड बाई v2, वैल्यूज रख दो, तो क्या होगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस 2d, t1 कितना है d बाई v1, t2 कितना है d बाई v2, तो 2d डिवाइडेड बाय d 1/v1 प्लस 1/v2, ठीक है। तो ये dd कैंसिल हुआ, तो ये 2, ये क्या बना, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय v1 इंटू वट v2, तो ये कहाँ होगा, ऊपर चला जाएगा और पूछेगा हम तो तेरे साथ आ रहे 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, तो ये एवरेज स्पीड हुई बच्चों, ये क्या हुई आपकी एवरेज स्पीड हुई, समझ लीजिएगा। सवाल कब होगा, देखिए ये एवरेज स्पीड कब होगी, अगर आपका ऑब्जेक्ट हाफ डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1 जा रहा है और रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस कौन सी वेलोसिटी जा रहा है, v2 से जा रहा है, तो फॉर्मूला होगा आपका एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। तो ये चीजें आपको याद में रखनी, ये सबसे इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है फिजिक्स में, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, करेक्ट, वेरी गुड। अब इसके ऊपर का कुछ अगर एग्जांपल अगर कैसे पूछता है देखिएगा, है ना, ठीक है, यहीं पर मैं इसका एक एग्जांपल करवा देता हूं। एग्जांपल कैसे पूछता है देखिएगा कि ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड लेट अस सपोज 40 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। क्या पूछ रहा है, फाइंड द एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, अब बच्चे क्या करते हैं पता है, इसको कहते हैं 40 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2, 40 प्लस 30 कितना 70/2, आंसर कितना है 35, गलत, ऐसा नहीं करा जाता इसको 2 इंटू 40 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 30 कितना है, 8 टू जा 2400 डिवाइडेड बाय 70, 0 कैंसिल, सो एट द आंसर नाउ 240/7, जो भी आंसर आपका होगा। क्या ये आ रहा है 35, नहीं आ रहा है,
7 3 जा 21, रिमेनिंग इज 3, तो अगेन 7 4 जा, देखिए 34 आंसर आ रहा है। तो मतलब ये चीज़ें कहीं ना आपको समझनी होगी, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको 50 करो 40 करो, कितना आता है बच्चों, करो, करेक्ट। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स आपको क्या हो सकता है कि एग्जाम में ना पूछ सकता है। जबकि ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स हाफ डिस्टेंस विद दैट मच ऑफ स्पीड, ऑब्जेक्ट ट्रैवल दिस मच ऑफ डिस्टेंस विद दैट मच ऑफ स्पीड, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एवरेज स्पीड निकाली। अगर इसी सवाल को ना हम अलग तरीके से भी देख सकते हैं। मानो कैसे कि अगर मानो ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स टू दिस डायरेक्शन A to B इक्वल डिस्टेंस विथ वेलोसिटी व्हाट, हाँ v1, एंड रिटर्न बैक हाँ फ्रॉम B to A विथ वेलोसिटी व्हाट v2। यहां पर अगर उसको आपको पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड निकालो और सेकंड पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी निकालो। एवरेज स्पीड इस केस में क्या होगा बच्चों, 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, और एवरेज वेलोसिटी 0, क्योंकि यार डिस्प्लेसमेंट 0 है, खत्म होगा। इस केस में क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी 0 होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। हमने पहले कहा था कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा जब तक वो एक साथ एक ही डायरेक्शन में चल रहे। अगर मानो कि उनका डायरेक्शन बदल गया तो सब चीजें बदल गई, बिगड़ गई सब वहां पर, ठीक है। आशा करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ रही है, ठीक है, वेरी गुड। अब यहीं पर सवाल क्या पूछ सकता है, पता है क्या पूछ सकता है। So a man covers half distance with velocity v and remaining part of the distance with velocity v1 for half time and with speed v2 for remaining half time, find average speed, है ना। अब यहाँ पर आपको निकालना है एवरेज स्पीड। अगर यहाँ पर आपको एवरेज स्पीड निकालना है ना, देखिएगा चीजें क्या है। पहले वाला एग्जाम्पल कुछ अलग था, इस वाला एग्जाम्पल कुछ अलग है। पॉज कीजिएगा और करने की कोशिश कीजिएगा, आता या नहीं आता है जल्दी से, आप करें या नहीं करें। देखिएगा, मानो कि ये एक कुछ कुल मिलाकर डिस्टेंस है a और ये b, है ना, ये हाफ डिस्टेंस है बेटा। ये कितने वेलोसिटी से ट्रैवल करता है v। अब जो रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस bc है ना, ये क्या करता है, इसमें से इक्वल, मतलब ये हाफ टाइम के लिए और दूसरे हाफ टाइम के लिए ये जाता है मानो bd v1 की वेलोसिटी से और cd जाता है v2 की वेलोसिटी से। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड। a से लेकर c तक की एवरेज स्पीड क्या है, ठीक है। तो इस केस में मानकर चलेंगे अब यहां का जो टाइम है ना, वो टाइम है t फर्स्ट हाफ के लिए, और दूसरे हाफ का जो टाइम है ना, मानकर चलते कि t डैश। मानो ये t1 है और ये क्या है t डैश, ठीक है। अब यहां पर बात समझने वाली क्या है, फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये आपको समझने वाली बात है। अब यहां पर टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए पहले हाफ टाइम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। हाफ डिस्टेंस, इस डिस्टेंस के लिए वेलोसिटी और टाइम क्या है पहले निकालेंगे, ठीक है ना। देखिए मैं कैसे कहूं, फॉर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, फॉर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, फॉर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस के लिए देखिएगा, मानो ये d/2 है, कितना है ये d/2 है, और सेकंड हाफ डिस्टेंस कितना है d/2 है। क्लियर हो रहा है। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ d, वाह बहुत अच्छा। तो d/2 कितना बेटा, वेलोसिटी कितनी है v, और टाइम कितना है t1, ठीक है ना। अब इससे जो t1 मिलता है आपको वो क्या मिला, d/2, इसको याद में रखिएगा, वेरी गुड। अब फॉर सेकंड हाफ डिस्टेंस, फॉर सेकंड हाफ डिस्टेंस d/2 इज इक्वल्स टू क्या है बेटा, अब ये जो t डैश है ना, ये डिवाइड हो चुका है। मानो ये कितना है t/2 हाफ टाइम, ये t/2, तो दोनों मिलाकर कितना हुआ t डैश। अब इस टाइम के लिए कितना, मतलब इस डिस्टेंस के लिए कितना होगा, पहले निकालेंगे v1 इंटू t डिवाइडेड बाय 2। नहीं समझ में आया, देखो यार हम ये पूरा d/2 कर रहे हैं, पूरा d/2 का टाइम कितना है t डैश, लेकिन इस t डैश में हाफ डिस्टेंस ये है, हाफ टाइम में इतना वेलोसिटी है और नेक्स्ट हाफ टाइम में इतना वेलोसिटी है, प्लस ये तो हमें मिला v2t डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इसमें से 2 कैंसिल होगा, बचेगा क्या, d इज इक्वल टू v1 प्लस v2 इंटू टी। तो t इज इक्वल टू क्या बना बच्चा,
डी V1 प्लस V2। यार इसको आप ना देखो B2D का टाइम निकालो या कुछ भी निकालो, क्या फर्क पड़ता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, D हमने पहले तय करा था, टोटल टाइम T1 प्लस T डैश। तो D कितना है, D तो D होगा। अब टाइम T1 कितना है, T1 कितना है, D बाई 2V प्लस ये कितना है, हाँ D डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। अगर आप इसका कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो डी कैंसिल होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पर V1 प्लस V2 आएगा, हाँ यहाँ पर होगा V1 प्लस V2 प्लस होगा 2V डिवाइडेड बाय क्या होगा पता है, ये 2V इंटू V1 प्लस V2 होगा। ये ऊपर चला जाएगा, अगर ये ऊपर चला गया तो बनेगा क्या, क्या बनेगा, सो देन एवरेज स्पीड होगी आपकी पूरी 2V V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 V1 प्लस V2 प्लस 2V, खत्म। ठीक, अब इसमें कोई भी अगर वो वैल्यू दे देते हैं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मानो कि ये वेलोसिटी से जा रहा है 30 किलोमीटर, ये जा रहा है 20 किलोमीटर, ये जा रहा है मानो 10 किलोमीटर, वैल्यू खत्म हो गया बच्चों, है ना। तो ये कितना हुआ 2 इंटू 30, हाँ V1 कितना है 20 प्लस 10 30 डिवाइडेड बाय, ये सबका एडिशन कर लो, V1 कितना है देखो 20 प्लस 10 प्लस 2 इंटू 30, खत्म। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ ये, बाकी आप समझदार हो कैलकुलेशंस कर सकते हो, करेक्ट। तो ये कुछ चीज़ें हैं राजा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका फायदा आपको बहुत होगा आगे, मैं बता रहा हूँ। ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप मतलब परेशान हो जाओगे कि सर क्या क्या बात है, क्या फॉर्मूलेज है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। और यार यहाँ पर अगर मानो कि अ मैन गोज 3 मीटर और लेट अस सपोज अ मैन गोज 5 मीटर एंड अ मैन गोज 5 मीटर to east and 4 मीटर to north, है ना, to north, find distance and displacement, find distance and displacement। मानो ये बच्चों चला गया 2 सेकंड में और ये मानो कि 5 सेकंड में, तो डिस्टेंस कितना होगा इसका रे राजा, डिस्टेंस कितना होगा, हाँ 5 प्लस 4 कितना हुआ 9। देखो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट नहीं है यार, फाइंड एवरेज स्पीड, हाँ एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड कितनी होगी, एवरेज स्पीड, हाँ टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 9/7 मीटर पर सेकंड, ठीक है। वहीं पर अगर हम एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, है ना, पहले ईस्ट जा रहा है कितना 5 मीटर, बाद में 4 मीटर, बाद में कहाँ जा रहा है 4 मीटर जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सोचिएगा आप जरा, है ना, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 25 प्लस 16 मतलब ये कितना हुआ 41। तो ये बना आपका हाँ 41 और टोटल टाइम कितना है बाबा 2 प्लस 5 7, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको करने आनी चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है काइनेमेटिक्स। तो आज की इस वीडियो में हमने बात करी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के बारे में। कुछ अच्छे से एग्जाम्पल थे, कुछ छूट भी गए होंगे, तो आशा करता हूँ कि आई विल ट्राई माई बेस्ट टू ब्रिंग ऑल दिस एग्जाम्पल्स इन द कमिंग वीडियोज। बट टिल नाउ जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज, खुद पर भरोसा करो, पढ़ाई करो, खुश रहो।